नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रिमझिम बारिश के बीच में धमतरी के समाधान शिविर में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय और इस दौरान सीएम साय ने 213 करोड़ रुपए की लागत के कई विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने हाईटेक बस स्टैंड, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, 3 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिशन मोड में प्रदेश भर में और पिछले 54 दिनों से संचालित सुशासन तिहार का धमतरी के पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित इस समाधान शिविर और समीक्षा बैठक के बाद समापन हो गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। तो यहाँ हाईटेक बस स्टैंड के मांग हुए हैं धमतरी में, मैं ओकर लिए 18 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। और एक ऑडिटोरियम भी बढ़िया बनी यहाँ, ओकर लिए मैं 10.5 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। धमतरी में एक अच्छा ऑडिटोरियम और 3 रोड की मांग हुए हैं। एक सिहावा चौक से कोलियारी तक 4 लेन सड़क निर्माण, ये 5 किलोमीटर, एकर लिए मैं 69 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। और रत्ना बांधा से मुजगहन तक ये 4 लेन सड़क, ये 56 करोड़ में बनी, तो ये 56 करोड़ के भी मैं घोषणा करत हूं। और एक धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण, एकर लागत आथे 60 करोड़, तो ये 60 करोड़ के भी मैं घोषणा करत हूं। तो आज कि ये समाधान शिविर में आप बन के 213 करोड़ रुपया की आज सौगात ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दिए जाते। और बाकी जो भी समस्या आई से वो सब समस्या के समाधान हमन करबो। दुर्ग में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का प्रादेशिक सम्मेलन हुआ है। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। चंद्रनाहु कुर्मी क्षेत्रीय समाज के तरफ से ये सम्मेलन ग्राम कोहियापुर स्थित 36 फोर्ट में किया गया है। पहले दिन सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की है, जहां उन्होंने समाज के युवाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मजबूती के लिए कैरियर गाइडेंस की भी सम्मेलन में दिन यानी कि 1 जून को सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत प्रदेश भर के सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। और ये महाधिवेशन चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज को सर्वत्र क्षेत्र में सक्षम और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिसमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। महाधिवेशन में भी प्रदेश भर से करीब 7,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है। कुर्मी क्षत्रिय समाज का 54वां प्रदेश अधिवेशन हमारे दुर्ग के छत्तीसगढ़ बोर्ड में हो रहा है और एक भव्यता पूर्ण आज कार्यक्रम है, जिसमें अभी प्रथम सत्र के पहले दिन के हमारे ओपी चौधरी जी, हमारे वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन पधारे थे। विशेष रूप से भाई ललित चंद्राकर जी, मैं भी आया था, और भाई विनोद चंद्राकर जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं समाज के, वो, और भाई प्रदीप चंद्राकर जी जो इस राज्य के अध्यक्ष हैं चंद्रनाहु कुर्मी समाज के, उनके नेतृत्व में, उनके संगठन के मेजबानी में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम लोग समसामयिक चर्चा इस कार्यक्रम में करते हैं और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती है, समाज को कैसे और संगठित करें, मजबूती दे। हमारे महापुरुषों जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलते हुए कैसे इसको और सर्व समाज के बीच में खड़ा कर सके, ये संकल्प सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग लेते हैं। अनेक प्रतिभा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, उन सब का सम्मान भी इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत किया जाता है। देखिए, कुर्मी समाज का गौरवशाली इतिहास है और चाहे राजनीति में हो, कला में हो, व्यापार में हो और छत्तीसगढ़ के नव निर्माण में हो, सब में कुर्मी समाज की भागीदारी रही है। हम लोग सर कुर्मी समाज में हमारे 36-27 के आते हैं छत्तीसगढ़ के नव निर्माण में हिस्सेदारी है, चाहे वो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हो, चाहे वो दाऊद चंदूलाल चंद्राकर जी हो, चाहे दाऊद सत्तावलाल कौशिक जी हो, चाहे काल सिंह स्पीक जी हो, चाहे दाऊद तुलाराम बरगनिया जी हो, चाहे भोलाराम जी दाऊ हो,
चाहे हमारे रामचंद्र देशमुख जी हो, सब, चाहे स्वामी आत्मानंद जी हो, सबकी अपनी अपनी भूमिका जी है। ऐसे अनेक श्रृंखला है। आज भी राजनीति में कुर्मी समाज की पकड़ है और कुर्मी समाज की हैसियत को कोई नकार नहीं। राजनांदगांव के एसपी ऑफिस में नक्सल को लेकर बड़ी बैठक की गई है, जिसमें आने वाले दिनों में नक्सल को कैसे खत्म किया जाए, उसे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर बैठक की गई, जिसमें चारों जिले के आलाधिकारी और एसपी विशेष रूप से यहां पर शामिल हुए। केंद्र सरकार के 2026 तक नक्सल मुक्त प्रदेश के सपने को साकार करने को लेकर रणनीति बनाई है। साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ऐसे कई राज्य हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं, जिन्हें नक्सल फ्री बनाने को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, गढ़चिरौली जैसे कई क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी नक्सल मूवमेंट दर्ज की जा रही है और इन क्षेत्रों में नक्सल को खत्म करने पर चर्चा की गई है। आज जो अंतर्राज्यीय मीटिंग हुई खासकर नक्सल वाले फ्रंट पे, इसमें एमपी और महाराष्ट्र के अधिकारी उपस्थित थे, आईजी बालाघाट और 2-3 जिलों के एसपी, डीआईजी गोंडिया और 2-3 जिलों के एसपी थे। तो कैसे हम लोग बॉर्डर पे जो उनका मूवमेंट है उसको कंट्रोल करें और जो बॉर्डर का फायदा उठाते हैं उसको लोग सेफ न समझें, इस पे हम लोग चर्चा किए और नक्सल ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन और तेजी लाने के लिए हम लोग स्ट्रेटजी बनाए। तो वहीं डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में पिछले 1.5 महीने से पहले से जो है वो रोपवे हादसे की अभी जांच पूरी नहीं हुई है और बुधवार को एक बार फिर से रोपवे में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ऊपर मंदिर से खाली उतर रही एक ट्रॉली नीचे पहुंचते ही डिरेल होकर झुक गई और घटना के बाद में एसडीएम डोंगरगढ़ मनोज मरकाम का भी कहना है कि मुझे मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जानकारी भी मिली है। मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और तकनीकी विशेषज्ञों से रोपवे की जांच कराई जाएगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई है कि डिरेल हुई है और उसमें कोई भी हानि नहीं हुई क्योंकि खाली रोपवे था और उसको उतारते वक्त, साइड करते वक्त वो थोड़ा डिरेल हुई है, ऐसा सूचना मिली है। एनआईटी के द्वारा जांच की गई। जांच में उन्होंने सुझाव दिया था कि इसको मैनुअली चालू किया जा सकता है, तो मैनुअली चालू करने का इसमें अनुमति है और इसमें मैनुअली चलाया जा रहा है और ये ट्रस्ट के द्वारा और कंपनी के द्वारा आश्वासित किया गया है कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलाई जाएगी। नहीं, इसमें अभी तो रोपवे बंद है। जब इसमें पुनः जांच होगी, जांच होने के बाद इसमें सुरक्षागत कारणों को देखते हुए स्टार्ट किया जाएगा। राजधानी रायपुर में एक बड़ी चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सरस्वती नगर में 25-26 मई की रात रिलायंस डिजिटल आउटलेट में चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। यह घटना रिलायंस स्टोर में हुई जहां पर महंगे सामान रखे हुए थे, लेकिन चोरों ने आईफोन पर हाथ साफ किया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और फुटेज में जो है वो आरोपियों की पहचान की गई है, जिसके बाद में साइबर यूनिट में त्वरित कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में मयंक दीक्षित, अमित अग्रवाल, निखिल गर्ग, चंदन वर्मा, आशीष लखवानी शामिल हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर कब्जे से 16 आईफोन, 2 स्मार्ट वॉच और एक एप्पल एयरपॉड, साथ ही वारदात में इस्तेमाल एक्टिवा वाहन जब्त किया गया है। 25 और 26 की रात को सरस्वती नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस का जो डिजिटल स्टोर है, यहाँ पर इस स्टोर से 17 नग एप्पल के फोन और 2 स्मार्ट वॉच सहित एक ईयरपॉड की चोरी हुई थी, जिसकी सूचना क्राइम ब्रांच को और थाने में दी गई थी, जिसमें विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी और सीसीटीवी का अवलोकन करने पर और भी टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर मयंक दीक्षित नाम के एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई थी, जिससे पढ़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा यह अपना जुर्म करना स्वीकार किया गया। साथ ही उसके द्वारा यह बताया गया कि इन महंगे फोन को उसने कुछ कीमत पर अलग अलग लोगों को विक्रय किया है, जिस पर से इस प्रकरण में धारा 317(4) BNS की धारा जोड़ी जाकर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और
मयंक समेत 4 अन्य व्यक्ति जिनका नाम है निखिल गर्ग, चंदन वर्मा, अमित अग्रवाल और आशीष लखवानी, इन 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी किया जाकर इनसे 16 नग आईफोन, 2 स्मार्ट वॉच और 1 ईयरपोड जिसकी कुल कीमत लगभग 21 लाख रुपए है, इसको जब्त किया गया है। और एक मुख्य आरोपी समेत 4 माल खरीदने वाले इन 5 लोगों को माननीय न्यायालय में रिमांड में भेजा गया है। खबर राजनांद गांव से है, जहां पर शहर में लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। पुलिस खामोश होकर तमाशबीन बनी हुई है। शहर से लखोली स्थित विजय अपार्टमेंट कॉलोनी में चोरों ने 20 लाख रुपए की चोरी करके फरार हो गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मकान मालिक घूमने के लिए बाहर गया था और इसी दौरान चोरों ने मकान को अपना निशाना बनाया है। लाखों के गहने और पैसे लेकर फरार हो गए हैं, जिसके बाद मामले पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हाँ, शांति विजयनगर कॉलोनी में कल शाम को पता चला कि नरेश कुमार हरिहरो एक मकान है जो 7-8 दिनों से अपने मकान बंद करके रांची छुट्टी मनाने गए थे। तो पता चला है कि वहां कुछ अज्ञात चोर द्वारा उनके ताला तोड़कर उनके घर में चोरी किया गया है। क्योंकि आज प्रार्थी आ गए हैं, उनसे पूछताछ कर पता तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हमारे स्टाफ द्वारा देखी जा रही है। पूरी तस्दीक बाद उसको FIR कर अग्रिम कार्रवाई की। क्या क्या चोरी हुआ है घर से? अभी तक एकदम स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि काफी सोना चांदी और नगद बता रहे हैं, एकदम स्पष्ट नहीं हुआ है। फिर भी अभी शाम तक क्लियर हो जाएगा और उसमें आपात कायम कर अग्रिम विवेचना की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा उनके घर में लगा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ी है उनकी। तो सीसीटीवी कैमरा वाले को बुलाया गया है, उनके DVR चेक कराया जा रहा है। यदि चालू रहा होगा तो बहुत सारी चीज क्लू मिल सकती है। तहसील कार्यालय में RI के साथ में वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट की है और बताया ये भी जा रहा है कि किसी जमीन को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के कारण लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। और इसकी मारपीट से नाराज RI ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और जिसके बाद में पुलिस ने मामले की छानबीन की और मामले में संलिप्त आरोपी को मारपीट कर SDM कार्यालय में पेश किया गया है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। और आपको ये भी बताते चले कि इस तरह की ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दिनांक 28/5/25 की दरमियानी रात 12:30 के आसपास प्रार्थी खिलेश्वर साहू बसंतपुर के रहने वाले अपने ट्रक से चिचोला से बरबसपुर की ओर जाने के लिए निकले थे। तभी कुछ सामान उनके बसंतपुर क्षेत्र से मंगाने के लिए वो भदुरिया चौक पे खड़ा था। उसी दौरान कुछ 3-4 लड़के आए और एक लड़का उसका मोबाइल छीन के भाग रहा था, जिसमें छीना झपटी हुई। और जब उसने दौड़ाने की कोशिश किया तो 3 लड़के और आए मोटरसाइकिल से, तो चाकू दिखा के मारने की कोशिश किया गया तो हल्का उसके कमर पे चोट भी आई है। उसने थाना उपस्थित आकर अपना शिकायत दर्ज कराया था। उसका शिकायत पर हमने तत्काल NLC कराया उनका और CCTV फुटेज के आधार पे जो संदिग्ध थे उनकी पता तलाश किए, जिसमें 4 आरोपी का नाम आया है, जिसमें 2 अभी पकड़ में आए हैं, देवी साहू, पिता रमेश साहू और पवन सोनवानी, उसके पिता का नाम गणेश सोनवानी। ये 2 आरोपी पकड़ा है, उनके कब्जे से चाकू और मोबाइल जब्त की गई है। 2 आरोपी फरार हैं, उनकी पता तलाश की जा रही है। जल्द ही उनको उनकी कार्रवाई कर पुलिस रिमांड पर भेजी जाएगी। भिलाई में ट्विन सिटी के लोगों के लिए उत्तर गंगोत्री संजय नगर सुपेला मैदान में उत्सव मेला अम्यूजमेंट लगाया गया है, जहां पर 25 मई से शुरू हुआ ये मेला 40 दिनों तक चलेगा। साथ ही आपको यहां पर यह भी बताते चले कि मनोरंजन का भी भरपूर इंतजाम किया गया है। खाना खरीदी के साथ में मनोरंजक झूले इस मेले को और भी खास बनाते हैं। उत्सव मेला आयोजन को लेकर संचालक निसारुल्लाह, प्रबंधक राहुल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में कई तरह के विदेशी झूले
और मनोरंजक खेल, स्वादिष्ट व्यंजन का मजा लोग ले सकते हैं। इस मेले का आयोजन रोजाना शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक होता है और इसके साथ ही यहाँ पर कई तरह के आकर्षक सामान के स्टॉल भी लगाए गए हैं। झूले में ब्रेक डांस झूला, साथ ही कोलंबस झूला, मिक्की माउस और आपको ये भी बताते चलें कि देशमुख कार, ड्रैगन झूला आदि का आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। मेले में कई उत्पादों के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। शो मेला अम्यूजमेंट पार्क लगाया गया है। सभी के लिए, बड़ों के लिए, छोटों लोग के लिए झूला लगा है। 50 साल के, 40 साल के, 30 साल के बच्चों को भी, बड़े बुजुर्गों को भी झूला झूल सकते हैं। बच्चों को भी या 5 साल का, 2 साल का, 3 साल के बच्चों को सभी प्रकार का झूला लगा हुआ है। और घूमने के लिए व्यवस्था पूरा है। एंजॉय करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क में खाने पीने की भी व्यवस्था है। दुकानें के शॉपिंग करने के लिए सभी प्रकार की दुकानें लगी हुई है। दुकानों के लिए फिश भी लगा हुआ है। बच्चों को, बड़ों लोग के, छोटों के लिए फिश भी झूला लगा हुआ है। टोरा लगा है, रेंजर लगा हुआ है, 2-4 नए भूत बंगला लगा हुआ है। नए झूले क्या क्या है उसके बाद? आगे नए झूले क्या क्या है? नए झूले में फिश भी झूला है, रेंजर है, कैटरपिलर है, टोरा है, जंपिंग है, ये ड्रैगन ट्रेन है। तो सभी मिलकर लगाए हैं। सभी चाल के फैंसी दुकानें हैं, कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, घंटाल लगा हुआ है, और ये साड़ी की दुकानें लगी है, स्टैचू का लगा हुआ है, आने वाले की दुकान। हाँ जी, घूमने आने वाले लोग के सुरक्षा और पार्किंग के लिए? हाँ, पार्किंग की व्यवस्था फुल है, किया हुआ गया है। सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है सर। पुलिस की व्यवस्था हमारे तरफ से पूरी है। जनता कितने दिनों के लिए? 40 दिन के लिए आयोजित किया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां पर जन भागीदारी से कुपोषण मुक्त समाज बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की है। साथ ही पोर्ट लाइका अभियान के नाम से जिले में एक अभियान शुरू किया गया है। प्रथम चरण में 250 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम और साथ ही गंभीर रूप से कुपोषित लगभग 4000 बच्चों को लक्ष्य में लिया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला में अभियान के अमल में लाने की रूपरेखा बताई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों के व्यवहार परिवर्तन में कुपोषण के दुष्विचार को है यहाँ पर निकालना संभव है। प्रचलित सरकारी योजनाओं के तालमेल से इस अभियान को सफल किया जा सकता है। अभियान का जिले में संचालन एम्स रायपुर, यूनिसेफ और एस्को4N के सहयोग से किया जाएगा। आगामी 6 महीनों में लक्षित बच्चों को सुपोषित करने की भी समय सीमा रखी गई है। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल, सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। वो एसडीएम रहते हुए कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में वो लगातार भ्रमण करती थी और लोगों को एक संदेश देती थी वो कि आप इस आंगनबाड़ी में इतने बच्चे अगर कुपोषित हैं और लगातार हम लोग ध्यान दें। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रही है, सुपरवाइजर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हेल्थ टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिहार की सारी टीमें बहुत मेहनत कर रही है के लिए, और उनको सुपरवाइज करने का काम चाहे ब्लॉक लेवल पे हो चाहे जिले लेवल पे हो हर एक अधिकारी कर रहा है। और इसका नतीजा यही है कि 5 सालों में हम 20% से हमारा जो कुपोषण का रेट था वो घट करके 9% में हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि 9% भी ज्यादा है। दूसरी चीज, ये एक ऐसा दुष्चक्र है, जब तक ये बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो वहीं दुर्ग में 15वीं वित्त की राशि आवंटन को लेकर भेदभाव का आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। 24 जनपद सदस्यों में 13 सदस्य को केवल राशि का आवंटन किया जा रहा है और वहीं 11 सदस्य जो कि विपक्ष में हैं, उनके साथ पक्षपात कर राशि नहीं दी जा रही है। साथ ही जनपद पंचायत दुर्ग में निश्चित समय अवधि में 2 बार चुनाव कराने के बाद भी समितियों के सभापति का गठन नहीं किया जा सका है और उक्त समितियों को शून्य घोषित कर मूल समिति में समायोजित कर समिति की कार्रवाई कर बैठक किए जाने के मांग को लेकर भी जनपद पंचायत के 11 सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी इन्हीं मांगों के लिए ज्ञापन दिए हैं और जल्द से जल्द मांगों की पूर्ति के लिए अनुरोध किया है।
ये हमारे 15वें वित्त की लड़ाई है। इसको हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं कि मतलब जितने भी सदस्य हैं उसको बराबर भाग में डिवाइड करना चाहिए पैसे को। ये इसी के लिए हम लोग कलेक्टर को सौंपे हैं ज्ञापन। उसमें तो ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया गया हम लोग के लिए। जो भी निर्णय लिया वो अपने ही सदस्यों के लिए लिया गया है। आप लोग 11 सदस्य हैं हम लोग, जिनमें से सभी 11 सदस्यों को वंचित किया जा रहा है। इसमें बिल्कुल ही नहीं देने की बात बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं हम लोग को। हमारे सभी जनपद सदस्यों की टीम, लगभग हम यहाँ पे 10 मेंबर हैं और माननीय कलेक्टर जी को हम लोग ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि हमारे जनपद पंचायत दुर्ग में सत्ता का धौंस दिखाकर यहाँ पे बने हुए और अध्यक्ष के द्वारा अनलीगल कार्य किया जा रहा है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। जैसे कि बताऊंगा मैं, हम मुख्य रूप से आज जो 3 दिन पहले हमारा बैठक हुआ, वहाँ पे 15 वित्त का आवंटन का चर्चा हुआ। उसमें जैसा कि सभी जानते हैं और जो नियम है, 15 वित्त का पैसा जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। लेकिन हमारे जनपद अध्यक्ष ने एक तरफा निर्णय लेते हुए यह कह दिया कि 13 जनपद सदस्यों को ही, मेरे चाहने वाले 13 जनपद सदस्यों को मैं आवंटन दूंगी, बाकी जनपद सदस्यों को किसी प्रकार का आवंटन नहीं मिलेगा। वे अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करा सकते, जिसका हमने पूरा विरोध किया है। जो नियमता विरोध करना था किया है और नियम के विरुद्ध काम होना चाहिए। इस विरुद्ध काम न करके नियमित काम होना चाहिए। ये ज्ञापन हमने अध्यक्ष कलेक्टर साहब को दिया है कि आप उचित कार्रवाई करते हुए जो शासन के अनुपात में, जो क्षेत्रफल के अनुपात में जैसा पैसा निर्धारित होकर आता है वैसा ही वितरण किया जाए सदस्यों को। अधिनियम में कहीं पे नहीं है ऐसा। ये अपने तरह से लागू किया जाता है। कहीं पे अधिनियम में नहीं लिखा है। अधिनियम में सिर्फ ये लिखा गया है कि 15 वित्त का पैसा जनसंख्या के आधार पर जनपद पंचायत को जारी होता है। जनपद सीओ ने ये कहा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में इतना ही आता है कि आप जो बहुमत में स्पष्ट कर देंगे उसको मैं पारित करूंगा। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। बहुमत के आधार पर मैं भी बंधित हूँ बोले। नहीं, हमारे सरकार में हमने पिछले 5 साल तक किया। हमारे में उस समय 24 मेंबर थे हम, और 24 में 6 मेंबर भाजपा के थे, बाकी पूरा कांग्रेस के थे। तो हमने कहीं पे इसका विरोध नहीं किया। बराबर सभी जनपद सदस्यों को पहले क्षेत्रफल के आधार पर बांटा। उसके सभी जनपद सदस्य मांगा है कि क्षेत्रफल के आधार पर न बांटा जाए, बराबर बांट दिया जाए। तो हमने लगातार 4 साल बराबर ही बांटा। हम अध्यक्ष महोदय पर प्रभाव विशेष तो नहीं, उनको सत्ता का ही प्रभाव मानूंगा मैं। सत्ता का इनका प्रभाव है, जो सत्ता के दम पर ही ये जबरदस्ती हम पे थोप रही है और ये हमें बता रही है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि विधायक महोदय भी हमारे ललित चंद्राकर जी वहां उपस्थित थे इस वाक्य पे, हमने उनसे भी उनके विधायक जी और अध्यक्ष जी के सामने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए किसी न किसी तरह से इस इंगित वो भी करते हैं कि वो भी नहीं चाहते कि हम बाकी जनपद सदस्यों को हमारा अधिकार मिले। कलेक्टर महोदय ने कहा अगर यह नियम में होगा तो मैं इसको आगे इसमें अगर नियम में आता होगा तो बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। इसमें मूल रूप से जो भी आज कल अनुमोदन होना था वो 24-25 का पैसा अनुमोदन, जो कि पूर्व सरकार और पूर्व हमारे जनपद सदस्यों के बचा हुआ राशि है, जो चुनाव के कारण नहीं आवंटन हुआ था। और 25-26 का आवंटन अभी आने वाले बैठक में होना है। कितना राशि है? अभी ये जो 24-25 का राशि वो लगभग 72 लाख रुपए है, और 25-26 का 1 करोड़ 65 लाख के कुछ आसपास। कोल स्कैम और डीएमएफ घोटाले के आरोपियों की रिहाई के बारे में जानकारी यह है कि 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन पेपर क्लियर करने में देरी के कारण जेल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। रानू साहू, सौम्या, समीर, रजनीकांत, नायक और जायसवाल को लेकर रिहा किया जा सकता है, जबकि सूर्यकांत और निखिल डीएमएफ घोटाले में जेल में बंद रहेंगे। बचाव पक्ष के लिए वकील फैजल रिजवी ने भी इस बारे में जानकारी साझा की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल ग्रांट की है उसमें 8 लोगों की जो बेल ग्रांट हुई है, और उसमें 6 लोगों के खिलाफ जितने भी केसेस उसमें सब में हो गया था, बेल हो गई है। और आज जो फर्निश हुआ है 8 लोगों की फर्निश हुई है, उनकी 2 लोग जो है इसमें सूर्यकांत तिवारी का एक पेंडिंग है डीएमएफ का, और निखिल चंद्राकर का पेंडिंग है। वो उनका अभी केस बचा से उनकी रिहाई नहीं आया होगी। बाकी 6 लोगों की रिहाई का आदेश जारी हो गया है, और क्योंकि जेल प्रशासन कह रहा है कि वो लेट आए हैं, और बाकी जो है कल उनकी रिहाई हो गया ऐसा कह रहा है। और बाकी 4 लोगों के 8 में से 6 की रिहाई हो गया है। कौन 6 लोग? समीर बिश्नोई,
रानू साहू, सौम्या चौरसिया, रजनीकांत तिवारी, एक मिस्टर नायक हैं और एक जायसवाल जी। सभी कल 6 हो गए। कल 6 सब। कितने बजे तक? अब वो जेल प्रशासन के ऊपर है कब वो छोड़ें, कि रिहाई तो उनके पास पहुंच गई मेरे ख्याल से, अब जेल प्रशासन के ऊपर कब वो छोड़ें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। चुलबुलापन जिसकी हर